देखो कोण आ गया। आई समतात मित्रमंडळ यांचं सर्ग स्वागत करत आहे। चौदह काम चिल्लाना चाहता है बस्ती का हस्ती मैं मालूम है किधर से आता पीछा बेबी। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज हम लोगों का चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, दूसरा लेसन जीव जगत का वर्गीकरण। और आखिर में जीव जगत का वर्गीकरण का आवश्यकता क्यों पड़ा, ये सब इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जीव जगत इस पूरे पृथ्वी पे जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 20 लाख जातियों को प्रजातियों को खोज लिया गया है और 15 लाख जो है उसमें से पादप जगत के हैं और 5 लाख जंतु जगत के हैं। तो आपको हम सबसे पहले ये बात बता दें कि जीव जगत का समुचित अध्ययन के लिए ही वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए वर्गीकरण किया गया। और अगला पॉइंट आपको ये रिमेंबर रखना है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंड का इस्तेमाल किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। और अरस्तु ने एक स्टेप ये उठाया पादपों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, कि उसको 3 भागों में बांटा था सरल आकारिकी लक्षण के आधार पे। सरल आकारिकी लक्षण के आधार पे उसने क्या किया, पूरे पादप जगत को 3 वर्गों में बांटा। और पहला नाम है वृक्ष, दूसरा झाड़ी और तीसरा शाक। ये तीनों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उसके बाद ये क्या किया, जंतु जगत को भी बांटा। और जंतु जगत को बांटने का आधार ये था आरबीसी की उपस्थिति और दूसरा अनुपस्थिति। तो ये रहा हमारा वर्गीकरण क्यों किया गया और अरस्तु ने वर्गीकरण कैसे किया। अब इसके बाद हम लोगों को द्विजगत वर्गीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्विजगत वर्गीकरण करने का श्रेय जाता है कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने क्या किया, पूरे जीव जगत को 2 वर्गों में बांटा। पहला पादप जगत और दूसरा क्या किया, जंतु जगत में बांटा। और पादप जगत को उसने बोला कि ये प्लांटी है हुआ, और जंतु जगत को इन्होंने क्या कहा कि एनिमेलिया है। क्या है? एनिमेलिया। तो कैरोलस लिनियस ने इतना ही वर्गीकृत कर पाया। और इनके वर्गीकरण की कुछ कमियां भी थी। जैसे ये जो वर्गीकरण किए थे, इससे ये नहीं पता चल रहा था कि जीवों में कोशिकाएं जो है यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है। जीवों में जो जीव जो है एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, ये भी अंतर नहीं कर पा रहा था। या जीव जो है प्रकाश संश्लेषी है या अप्रकाश संश्लेषी है, ये नहीं पता चल पा रहा था कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण से। और ये कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमियां थी। अब देखिए, वही पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है, आप रिमेंबर कर लीजिएगा, फिर कॉपी में लिख लीजिएगा कि लिनियस के वर्गीकरण के नियम के आधार पर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी में विभेद कर पाना संभव नहीं था। और यही कैरोलस लिनियस की सबसे बड़ी कमियां थी। यही कैरोलस लिनियस की क्या थी? सबसे बड़ी कमियां थी। ये कमियां आप याद रखिएगा। और इनके कमी को दूर करने के लिए आया R.H. व्हिटेकर। उसने क्या किया, पूरे जीव जगत को लिया और एक आधार माना। पहला आधार क्या माना? जीवों का, जो जंतु जगत था, पादप जगत था, उसके कोशिकीय संरचना को पहले देखा। उसके बाद क्या देखा, तो उसके पोषण की विधि को देखा, प्रजनन की विधि को देखा। और ये सब को आधार बना के पूरे जीव जगत को उसने कुल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया, जिसे हम लोग कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। अब 5 जगत वर्गीकरण को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसे R.H. व्हिटेकर ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? R.H. व्हिटेकर ने किया था। और इसे पादपों जंतुओं की कोशिकीय संरचना, दूसरा शारीरिक संरचना, तीसरा पोषण प्रक्रिया तथा चौथा पोषण विधि के आधार पर क्या किया गया था, दिया गया था इस वर्गीकरण को। उसके बाद 5 जगत वर्गीकरण में पहला जगत बना था मोनेरा। पहला जगत कौन बना? मोनेरा। दूसरा बारी आता है फंजाई का। किसका आता है? फंजाई का। और तीसरा बारी आता है प्रोटिस्टा का। किसका आता है? प्रोटिस्टा का। ये याद रखना है आपको। और चौथा प्लांटी का। और 5वां बारी आता है एनिमेलिया का। तो एक कुल 5 वर्गों में R.H. व्हिटेकर ने क्या किया, बांटने का प्रयास किया। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इस जगत में सभी जीवों में कोशिका भित्ति होना समानता था। जो ये 5 जगत बना था, इन 5 के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तो उपस्थित था, लेकिन ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो क्या, हाँ, लक्षण और 5 जगत। लक्षण हम लोग देखेंगे इन 5 जगतों का। 5 जगत में पहला कौन आता है? मोनेरा। दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोशिका का प्रकार यदि देखा जाए तो मोनेरा का जो होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। मोनेरा किस टाइप का होता है? प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। दूसरा जो फंजाई होता है वो उसकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है। फंजाई की कोशिकाएं कैसी होती है? यूकैरियोटिक। और तीसरा प्रोटिस्टा की कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। प्लांटी की भी कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। उसके बाद एनिमेलिया की भी कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक। तो केवल एक में याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक होता है। पहला जो है वो प्रोकैरियोटिक है और बाकी सभी यूकैरियोटिक है। बाकी सभी क्या है? यूकैरियोटिक। अब देखो दूसरा हम लोग लक्षण देखते हैं केंद्रक। अब देखो पहला याद रखना, अब मोनेरा में केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी नहीं होता है। दूसरा बाकी सब में क्या होगा? उपस्थित होगा। बाकी सब में क्या होगा? उपस्थित। यानी पहला लक्षण हम लोग कोशिका का प्रकार देखें तो मोनेरा का होता है कि प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और बाकी चारों का यूकैरियोटिक। दूसरा केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति देखा जाए तो मोनेरा में केवल अनुपस्थित होता है, नहीं तो बाकी सभी में क्या होता है? उपस्थित होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। तीसरा हम लोग लक्षण देखेंगे पोषण का विधि। क्या देखेंगे? पोषण का विधि। तो याद रखिएगा मोनेरा होता है स्वपोषी। मोनेरा कैसा होता है? स्वपोषी। दिमाग में फिट कर लीजिए। दूसरा बुआ ए फंजाई भी क्या होता है? स्वपोषी होता है। उसके बाद अगला याद रखिएगा परपोषी परपोषी परपोषी। कहने का मतलब समझे, 1 4 1 4 1 4 1 4 कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 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 सॉरी। उसके बाद दूसरा केंद्रक अनुपस्थित, उसके बाद उपस्थित 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 4 बार। उसके बाद आपको पोषण की विधि देखना है तो स्वपोषी स्वपोषी, उसके बाद परपोषी परपोषी परपोषी। क्या बात है, इसको ध्यान दिमाग दोगे याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद अगला देखना है प्रजनन की विधि। क्या देखना है? प्रजनन की विधि। तो पहला याद रखना मोनेरा में स्तन युग्मक द्वारा, स्तन युग्मन द्वारा। किसके द्वारा? स्तन युग्मन द्वारा। उसके बाद दूसरा युग्मक संलयन द्वारा। दूसरा में यानी फंजाई में युग्मक संलयन के द्वारा और बाकी में निषेचन निषेचन निषेचन। यानी बाकी तीनों में क्या, तीनों जौन बच गया है कौन कौन? प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमेलिया। ये तीनों में क्या होगा? प्रजनन की विधि निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन। अब इसके बाद चौथा आपको लक्षण यहाँ पे देखो क्या देखना है? कोशिका भित्ति देखना है। क्या देखना है? कोशिका भित्ति। तो अकोशिक मोनेरा का क्या होता है? अकोशिक होता है। और फंजाई, कुछ फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और कुछ में अनुपस्थित होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद हुआ यहाँ पे जो हमारा प्रोटिस्टा है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है लेकिन सेलुलोज नहीं होता है, उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाएगा। और दूसरा बुआ प्लांटी जो है उसमें कोशिका भित्ति होगा लेकिन उसमें सेलुलोज उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? सेलुलोज उपस्थित होगा। इसके बाद अगला हमको देखना है एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या उपस्थित होता है? सॉरी एनिमेलिया है तो एनिमेलिया में आप याद रखिएगा कि जो कोशिका भित्ति होता है वो अनुपस्थित होता है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इसको आप याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? तो उंगलियों पे मेरे साथ रिमेंबर करिए। क्या? पहला देखेंगे हम लोग कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक, उसके बाद 4 बार यूकैरियोटिक यानी चारों में यूकैरियोटिक। मोनेरा को छोड़कर बाकी सभी में क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा। उसके बाद दूसरा आपको देखना है क्या? केंद्रक। तो पहला में अनुपस्थिति या चारों में अनुपस्थिति, सॉरी पहला में अनुपस्थिति और बाकी चारों में उपस्थित। उसके बाद तीसरा प्रजनन का विधि, पोषण का विधि देखना है। क्या देखना है? पोषण का विधि। तो 2 3 1 4 4 1 1 4 4 ये 2 के लिए हो गया। पोषण की विधि में 2 3 याद रखना है। यानी पहला स्वपोषी, दूसरा भी स्वपोषी, उसके बाद परपोषी परपोषी परपोषी। उसके बाद प्रजनन का विधि देखना है। तो पहला सन युग्मन, दूसरा युग्मक संलयन और तीसरा निषेचन, चौथा निषेचन, पांचवा निषेचन। ये आपको याद रखना है। इसके बाद कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति लक्षण के रूप में देखा जाए तो पहला अकोशिक। क्या? अकोशिक। और दूसरा आपको देखो क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है कुछ में उपस्थित और कुछ में अनुपस्थित, कुछ में उपस्थित और कुछ में अनुपस्थित। उसके बाद उपस्थित रहता है किसमें? प्रोटिस्टा में सेलुलोज लेकिन नहीं रहता है। और उसके बाद प्लांटी में उपस्थित होता है और इसमें सेलुलोज रहता है। और उसके बाद अगला है एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या रहता है? उपस्थित रहता है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है, उपस्थित नहीं अनुपस्थित रहता है। सो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग इतना कंप्लीट किए और बाकी जो पार्ट आएगा पांचों जगत को एक एक करके पकड़ के अच्छे तरीके से बैठा के समझाने वाले हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक ज़रूरी सूचना, देखो
ऐसे तो मैं आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। पूरे सिलेबस 11th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस, एक एक लेक्चर, एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से ऑनलाइन समझाने वाला हूँ। यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन आके मेरे से पढ़े तो हमारा इंस्टीट्यूट गरखा बसंत रोड महावीर मार्केट में पड़ेगा, बायोलॉजी जंक्शन, जहाँ पे स्पेशल बायोलॉजी की बात होगी और बायोलॉजी में ही हम लोग बात करेंगे और पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और एक बात और, गरखा की सबसे नॉमिनल कॉस्ट कह सकते हो, चीप एंड बेस्ट कॉस्ट पे ये संस्थान वर्क कर रही है और इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।